This is 4th September's the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss mainly four issues. The first issue is, did corporate tax cuts increase wages? The second issue is, take on the challenges of rising income inequality. And third issue is related to artificial intelligence governance. Fourth issue is, World Bank hikes India's economic growth forecast to 7% for 2024-25. Let's discuss all the issues. Did corporate tax cuts increase wages? 2019 में इंडिया के अंदर और उससे पहले अमेरिका के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स कट किए गए थे। क्या उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज हुआ है? इससे रिलेटेड ये इशू है। इन द ईयर प्रायर टू पैंडेमिक, टू ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, द यूएस एंड इंडिया, कट कॉर्पोरेट टैक्स रेट इन एन अटेम्प्ट टू स्टिमुलेट ग्रोथ। ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए टू कंट्रीज स्पेशली यूएस एंड इंडिया के अंदर पैंडेमिक से कुछ ईयर पहले कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट किए गए थे। While the pandemic caused an unprecedented shock to the economy, enough time has passed for us to evaluate the effect of these tax cut. पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी को अनप्रेसिडेंटेड शॉक फेस करने पड़े, और उससे पहले जो कॉरपोरेट टैक्स रेट कट किए गए थे, क्या उसका प्रॉपर तरीके से इकोनॉमी ग्रोथ स्टिमुलेट हुआ या फिर जॉब इंक्रीज हुआ? इसके लिए करंट में इवेल्युएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ टैक्स कट इन यूएस के अंदर टैक्स कट का क्या इफेक्ट पड़ा? द टैक्स कट एंड जॉब्स एक्ट वॉज साइंड इनटू law by former President Donald Trump on December 22, 2017 and went into effect from January 1, 2018. दिसंबर 22, 2017 में अमेरिका के अंदर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर टैक्स कट किया गया था, और जनवरी 1, 2018 से इनको इम्प्लीमेंट किया गया था। While the act affected personal and corporate taxes, one of most significant provision was the reduction of top tax rate on corporate incomes from 35 to 21%. टैक्स कट जो किया गया था यूएस के अंदर, इसमें कॉरपोरेट टैक्स 2017 से पहले जहाँ पर 35% होता था, वहीं अब कट करने के बाद इसको 21% पर लाया गया। Proponent of measures held that the move would ensure that companies invest more, leading to an increase in growth and employment. टैक्स कट के प्रोपोनेंट जो भी हैं, यानी इसको समर्थन करने वाले जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि टैक्स कॉरपोरेट टैक्स होने के बाद कंपनीज मोर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इट मीन्स जो इनका प्रॉफिट अब इंक्रीज हो जाएगा। जहां पहले कॉरपोरेट टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता था, अब इस टैक्स का यूज इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। The new investment would also cause an upgradation on technology and productivity, leading to an increase in wage as well. इन्वेस्टमेंट कंपनीज का जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी में अपग्रेडेशन होगा। अपग्रेडेशन के बाद वेजेज जो एम्प्लॉयज़ का है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वेजेज में इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Economists found that the cut did have a positive impact on investment, estimate an increase in investment of around 8% to 14%. इकोनॉमिस्ट ने फाउंड किया कि कॉरपोरेट टैक्स कम करने की वजह से इन्वेस्टमेंट पर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट शो हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में जहां पहले 8% का रेट था, वहीं अब इन्वेस्टमेंट 14% तक यहाँ पर एस्टिमेट किया गया था कि वो इंक्रीज हो सकता है। इट मीन्स कॉरपोरेट टैक्स का यूज अब इन्वेस्टमेंट में 8% से 14% तक रीच हो सकता है। Furthermore, studies suggest that based on investment trends, there would likely have been a fall in investment if the tax cut were not passed. यूएसए के अंदर अगर टैक्स कट से रिलेटेड एक्ट अगर पास नहीं किया जाता, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी फॉल हो सकता था। जबकि हमने 8% से 40% इंक्रीमेंट देखा है, ये टैक्स कट के बाद ही यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कट इन इंडिया, कॉरपोरेट टैक्स इंडिया के अंदर भी कट किया गया था 2018-19 में।
उसका इंडिया के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि इसका इकोनॉमिक ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उतना रोल नहीं है जितना यूएसए के अंदर देखा गया। टैक्स रेट फॉर कॉर्पोरेट वर कट इन September 2019 in India, with the rate for existing companies reducing from 30% to 22% and that of new companies from 25% to 15%। इंडिया के अंदर कॉरपोरेट टैक्स कट किए गए थे सितंबर 2019 में। इसमें एग्जिस्टिंग कंपनीज का टैक्स कट 30% से 25% तक लाया गया, जबकि न्यू कंपनीज का 25% से 15% तक लाया गया था। 2019 में ऐसा किया गया था। दिस रिजल्टेड इन अ टैक्स रेवेन्यू लॉस ऑफ अराउंड 1 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021। कॉर्पोरेट टैक्स की वजह कट करने की वजह से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था, टैक्स रेवेन्यू लगभग 1 लाख करोड़ का यहाँ पर लॉस होता है 2020-21 में। दिस टैक्स could prove to be of net benefit to economy if it resulted in an increase in employment and investment। ये टैक्स कट, कॉर्पोरेट टैक्स जो कट किया गया था, अगर इकोनॉमी को इसकी वजह से बेनिफिट मिलते हैं तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया सकता है। आफ्टर सम टाइम पैंडेमिक लेड टू सीवियर डिस्टर्बेंसेज इन लेबर मार्केट लीडिंग टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट। 2019 में जहां कॉर्पोरेट टैक्स कट किए गए थे, उसके नेक्स्ट ईयर सडनली कोविड पैंडेमिक आ जाता है, जिसकी वजह से लेबर मार्केट में सीवियर डिस्टर्बेंसेस होते हैं और इसकी वजह से हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी लीड होता है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिड्यूस्ड सिंस देन विद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइजिंग पर्टिकुलरली दैट ऑफ वुमेन। हालांकि कोविड-19 के बाद से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइज हुआ है इंडिया के अंदर, और ये पर्टिकुलरली वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइज हुआ है। इट मीन्स ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। हाउएवर द कॉर्पोरेट सेक्टर हैज हैड लिटिल टू डू विद दिस इंक्रीज। हालांकि कॉर्पोरेट सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है। ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का बढ़ा है, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स कट का कोई रोल नहीं है। मच ऑफ द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हैज कम इन फॉर्म ऑफ इनसिक्योर वर्क विद अनपेड फैमिली वर्क शोइंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रूरल सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है कोविड-19 के बाद से। अब ये एम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज हुआ है, ये अनपेड फैमिली वर्क में जो इनसिक्योर वर्क होता है उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, और इट मीन्स रूरल सेक्टर में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुए हैं। और यहाँ पर इनसिक्योर वर्क जो है ओनली उसके अंदर ये जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज हुआ है, और स्पेशली रूरल सेक्टर के अंदर अनपेड फैमिली वर्क ज़्यादा होते हैं, जिसके लिए वर्किंग का वहाँ पर कोई पेमेंट नहीं किया जाता है। अकॉर्डिंग टू PLFS पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, शेयर ऑफ वर्कर्स विद रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट एट द ऑल इंडिया लेवल हैज फॉलन फ्रॉम 22.8% इन 2017 टू 20.9% इन 2022। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स की अगर बात की जाए तो इनका जो लेवल है वो काफ़ी डिक्रीज हुआ है। 2017 में जहां पर रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स को का शेयर 22.8% हुआ करता था, वहीं रेगुलर वर्कर्स का जो नंबर है या शेयर है वो कम हो गया। 2022 में ओनली इनका जो शेयर था लेबर फोर्स में वो 20.9% तक डिक्रीज हुआ है। इन रियल टर्म रूरल वेजेज फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हैव रिड्यूस्ड विद रिलेटिव स्टेगनेशन ऑफ अर्बन वेजेज। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का जो वेजेस था रूरल में स्पेशली वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है। दिस इज नॉट टू से दैट देयर हैज बीन नो ग्रोथ। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हैव शोन हेल्दी ग्रोथ सिंस पैंडेमिक। पैंडेमिक के बाद कॉर्पोरेट टैक्स काफ़ी उसमें ग्रोथ देखा गया है। हाउएवर इट हैज हैड लिटिल टू नो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट और वेजेस। हालांकि इसने एम्प्लॉयमेंट और वेजेस पर बहुत कुछ इफेक्ट नहीं डाला है। Tech companies in India have recently made the news for laying off workers rather than expanding hiring। कॉर्पोरेट टैक्स कट करने के बाद जितने भी टेक कंपनीज हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इन कंपनीज के अंदर मोर पीपल का हायरिंग किया जाएगा, बट यहाँ पर इसकी जगह वर्कर्स का लेइंग ऑफ किया गया। इट मीन्स कॉर्पोरेट टैक्स करने का जो मोटिव था
कि ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग किया जाए और वेजेज को इंक्रीज करके इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं हुआ। फर्दरमोर टैक्स कट हैव लेड टू अ शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स कलेक्शन फ्रॉम कॉर्पोरेट टू इंडिविजुअल। हालांकि टैक्स कट करने के बाद जो बर्डन ऑफ टैक्स कलेक्शन था वो कॉर्पोरेट से इंडिविजुअल की तरफ पहुंच गया। इट मीन्स कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, इंडिविजुअल से टैक्स इंक्रीज किया गया। स्पेशली इसमें जो इनकम टैक्स होता है उनका नंबर यहाँ पर काफ़ी राइज हुआ। द शेयर ऑफ डिफरेंट टैक्स सोर्सेज। इंडिया के अंदर टैक्स सोर्सेज मेनली 3 होते हैं: इनकम टैक्स, जीएसटी शेयर एंड कॉर्पोरेट टैक्स शेयर। इनकम टैक्स की अगर बात की जाए 2014 के आसपास ओवरऑल टैक्स में 22% के आसपास शेयर होता था, जो कि अब 2024 में इसका जो परसेंटेज है ओवरऑल टैक्स में वो सबसे ज़्यादा हो गया। इट मीन्स इनकम टैक्स का सबसे ज़्यादा रोल है ओवरऑल टैक्स पूल के अंदर। इस टाइम ये अबाउट 30% के आसपास इसका रोल है। नेक्स्ट अगर बात की जाए जीएसटी कलेक्शन की 2014 में, जहाँ पर 23% के आसपास 27% के आसपास जीएसटी कलेक्शन किया जाता था, वहीं अब ये 28% तक रीच हो गया है। सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन में जो शेयर था 2014 में वो कॉर्पोरेट टैक्स का होता था। अब यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स 2014 में सबसे नीचे आ गया है इसका शेयर, और कॉर्पोरेट टैक्स का जो रोल है वो ओनली 26% के आसपास है। इट मीन्स कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर डिक्रीज हुआ है और इनकम टैक्स यहाँ पर राइज हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज रिलेटेड टू चैलेंज ऑफ राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी। एड्रेसिंग इनकम इनइक्वालिटी इज अ सीरियस ग्लोबल चैलेंज। इनकम इनइक्वालिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, और ये एक ग्लोबल चैलेंज है। इसको एड्रेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसिड एंडेवर विद डिमांड्स एग्जामिनिंग, trying and implementing several different strategies to find a suitable way to foster a more equitable society. इनकम इनइक्वालिटी एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसिड एंडेवर है जिसमें सेवरल डिफरेंट स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करने के लिए एग्जामिनिंग करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा सेवरल स्ट्रेटजीज को, ताकि सोसाइटी में एक मोर इक्विटेबल सोसाइटी को फोस्टर किया सके। इट मीन सोसाइटी के अंदर इनकम इक्वालिटी को जनरेट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज को एग्जामिन करके इम्प्लीमेंट करके इनकम इनइक्वालिटी को हम कम कर सकते हैं। इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर इनकम इनइक्वालिटी से रिलेटेड ये डाटा है। इंडिया हैज सीन अ डिस्प्रोपोर्शनली शार्पर इंक्रीज इन वेल्थ एट टॉप ऑफ पिरामिड ओवर द 9-year पीरियड टू 23। लास्ट 9 ईयर्स में, इट मीन्स 2023 तक 14 से 2023 तक इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। स्पेशली जो वेल्थी पीपल थे उनकी इनकम जो इंक्रीज हुआ है वो शार्पर तरीके से इंक्रीज हुआ है। देयर वर अबाउट 162 वेल्थिस्ट इंडियन फैमिलीज इन 2022। 2022 में इंडिया के अंदर अबाउट 162 वेल्थिस्ट फैमिली थे। According to a study titled Income and Wealth Inequality in India 1922-2023, the rise of billionaire Raj said that by 2022-23, top 1% income and wealth share 22.6% and 40.1% are at their highest historical level, and India's top 1% income share is among the very highest in world. इंडिया के अंदर एक स्टडी हुआ था जिसका टाइटल इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922-23, द राइज ऑफ बिलियनर राज इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक स्टडी कंडक्ट कराया गया था जिसका टाइटल था इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, और इसने इंडिया के अंदर 1922 से लेकर 2022 अबाउट 100 ईयर में इनकम एंड वेल्थ में क्या क्या चेंज आए लोगों के, उसको यहाँ पर रिपोर्ट तैयार किया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर टॉप 1% पीपल के पास ओवरऑल इनकम का 22% टू 22.6% और ओवरऑल वेल्थ का 40.1% शेयर है। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 1% जो पीपल है उनकी इनकम हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया में टॉप 1% लोगों की जो इनकम है। सो अ सुपर टैक्स ऑन एवरी वेल्थ सर्व एज अ टूल फॉर फाइटिंग द ग्रोइंग इनइक्वालिटीज वी आर ऑब्जर्विंग टुडे।
टुडे हम इनक्वालिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इससे अगर हमें फाइट करना है तो हमें वेल्दी पीपल के ऊपर एक सुपर टैक्स इम्पोज करना होगा। सुपर टैक्सेशन ऑन बिलियनियर वुड ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल फिजिकल स्पेस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू एनहांस स्पेंडिंग और एसेंशियल सोशल एक्सपेंडिचर, हेल्थ, education, nutrition, which have historically been low compared to global standard, including other countries at similar income levels. सुपर टैक्सेशन जो इम्पोज किया जाएगा वेल्थी पीपल के ऊपर, उस टैक्स का यूज इंडिया में हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन पर एक सोशल एक्सपेंडिचर के तौर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया उन कंट्रीज में से है जहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन पर एक्सपेंडिचर ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफ़ी लो है। हाउ द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच कैन बी डिक्रीज। इंडिया के अंदर पुअर और रिच के बीच जो गैप है उसको किस तरह से डिक्रीज किया जा सकता है। फर्स्ट, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसके लिए पहले हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को इम्प्लीमेंट करना होगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम एफ्लुएंट टू मार्जिनलाइज्ड। हमें इस तरह की प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होगा जिसमें वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, स्पेशली एफ्लुएंट पर्सन से मार्जिनलाइज्ड पर्सन की तरफ इसका मूव होना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट स्टीलिंग फ्रॉम द रिच टू पे पुअर, इट इज़ अबाउट यूजिंग टैक्स मनी टू इम्प्रूव हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, द इन्वायरमेंट एंड फैसिलिटेट जॉब क्रिएशन। ऐसा नहीं है कि रिच पीपल की जो प्रॉपर्टी या इनकम है उसको स्टील करके पुअर लोगों को पेमेंट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग ये होगा कि एफ्लुएंट पीपल से जो भी टैक्स मिलेगा उसको पुअर पीपल की हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड जॉब क्रिएशन के लिए यूज किया जाएगा। सेकंड, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको इंक्रीज करना चाहिए। असिस्ट टू क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज क्रिटिकल टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंक्रीज अर्निंग। एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हांस करने के लिए और अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन्हें हमें इंक्रीज करना होगा। थर्ड, फेयर लेबर लॉ। लेबर लॉ को हमें फेयर करना होगा। इन्फोर्सिंग लेबर राइट्स, मिनिमम वेजेज, सेफ्टी, सिक्योरिटी, eliminating child labor, protection against exploitation and collective bargaining are essential to ensure that all workers benefit from economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री के अंदर जो होता है उससे ऑल वर्कर्स को बेनिफिट होना चाहिए। इसके लिए हमें लेबर राइट्स, मिनिमम वेज, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग को इन्फोर्स करना होगा। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर इज अ नीड टू इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, स्पेशली इसमें इन्वेस्टमेंट को हमें इंक्रीज करना होगा। दिस विल रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, एश्योर्ड इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाएगा तो इससे रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस किया जा सकता है, इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी को एश्योर किया जा सकता है। इट इज़ क्रिटिकल टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, वाटर, सैनिटेशन, फॉरेस्ट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। इन्वायरमेंट, वाटर, सैनिटेशन, फॉरेस्ट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हमें इंक्रीज करना होगा। फिफ्थ, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुपर रिच। सुपर रिच का भी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट began a global campaign called the Giving Pledge for the super rich to donate more than half their wealth in order to benefit the public. पब्लिक को बेनिफिट करने के लिए बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट ने एक ग्लोबल कैंपेन शुरू किया था जिसमें सुपर रिच पीपल के द्वारा डोनेट करने का प्रोविजन है। इट मीन्स मोर देन हाफ ऑफ देयर वेल्थ सुपर पर्सन के द्वारा पब्लिक वेलफेयर के लिए डोनेट किया जाना चाहिए। इसमें हम बिल गेट्स और वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। सिक्स्थ, इनिशिएटिव्स लाइक डोनेशन एंड इनहेरिटेंस टैक्स। डोनेशन, इससे रिलेटेड हमने अभी ये ऊपर पॉइंट डिस्कस किया। इनहेरिटेंस टैक्स के अंदर भी कुछ इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए इससे रिलेटेड भी। As of 23, more than 235 super rich people in 28 countries have committed $600 billion for public good. 2023 तक पूरे वर्ल्ड में 235 सुपर रिच पीपल जो कि 28 कंट्री से बिलोंग करते थे
उन्होंने पब्लिक गुड के लिए अबाउट $600 बिलियन कमिट किया था। इन मैनी एडवांस कंट्री देयर इज ए स्पेशल इनहेरिटेंस टैक्स। जापान 55%, साउथ कोरिया 50%, फ्रांस 45% एंड यूएस 40% बिफोर ट्रांसफरिंग वेल्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन। कुछ एडवांस कंट्रीज में नेक्स्ट जनरेशन को अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस करने से पहले उस प्रॉपर्टी पर इनहेरिटेंस टैक्स इम्पोज किया जाता है। जापान में ये 55% टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स। कोरिया के अंदर ये 50% है, फ्रांस के अंदर 45% है, यूएस के अंदर 40% इनहेरिटेंस टैक्स का प्रोविजन है। इंडिया के अंदर भी कुछ इस तरह का प्रोविजन किया जाना चाहिए। However, it applies only to the super rich and large assets transfer. This tax has been proposed by several people in past in India. इनहेरिटेंस टैक्स जो इम्पोज किया जाता है वो ओनली सुपर रिच पीपल के ऊपर और जो लार्ज एसेट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनके ऊपर ही इम्पोज किया जाता है। इंडिया में भी सेवरल पीपल ने इसको पहले प्रपोज किया था। इट मीन्स इंडिया के अंदर जो सुपर रिच पीपल हैं और उनकी जो एसेट्स लार्ज एसेट्स ट्रांसफ़र की जाती हैं उनकी जनरेशन के लिए, उस पर टैक्स इनहेरिटेंस टैक्स इम्पोज किया जाना चाहिए। इससे भी इनकम इनइक्वालिटी थोड़ा कम होगा। The World Inequality Lab say that in India, the share of the 1% in national income is among the highest in the world. वर्ल्ड इनइक्वालिटी की जो रिपोर्ट है वो ये यहाँ पर रिपोर्ट करती है कि इंडिया के अंदर टॉप 1% जो लोग हैं उनकी जो नेशनल इनकम है वो पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है। इट मीन्स नेशनल इनकम में इनका जो शेयर है वो हाईएस्ट है एंड दैट इंडिया इज टुडे मोर अनइक्वल एज अ सोसाइटी देन इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में सोसाइटी के अंदर जो इनकम इनइक्वालिटी थी उससे ज़्यादा इनइक्वालिटी प्रेजेंट में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। वेरियस कंट्रीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से गवर्न किया जाता है, किस तरह से उसके अंदर रेगुलेशन है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इशू? The artificial intelligence space has seen certain developments which led to its regulation and governance in various countries. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लास्ट कुछ ईयर्स से वेरियस कंट्रीज के अंदर वेरियस डेवलपमेंट देखे गए जिसकी वजह से उन कंट्रीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रेगुलेशन एंड गवर्नेंस रूल वहाँ पर फॉर्म किए गए। Recent years, some initiative as the United Nations Resolution on Artificial Intelligence, the AI Act by European Parliament, law introduced on AI in UK, China, and launch of AI mission in India. कुछ कंट्रीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन और एक्ट मेकिंग किए गए। इसमें सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सेकेंड नंबर पर AI एक्ट बाय यूरोपियन पार्लियामेंट, लॉ इंट्रोड्यूस ऑन AI इन UK एंड चाइना एंड AI मिशन इन इंडिया। ये सब कंट्रीज के अंदर कुछ यहाँ पर एक्ट मेकिंग किए गए हैं। These efforts to formalize artificial intelligence regulations at the global level will be critical to various sectors of governance in all other countries. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के ये जो एफर्ट कुछ कंट्रीज के अंदर देखे गए हैं, इससे पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न करने के लिए और उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज अदर कंट्रीज भी कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेंगे। यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यूनाइटेड नेशंस का क्या रेजोल्यूशन है, उस रेजोल्यूशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। With the passing of United Nations Resolution on Artificial Intelligence, the need and associated discourse on regulation of AI has entered a new phase. सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने से रिलेटेड डिस्कोर्स एंड एसोसिएटेड इश्यूज जो हैं वो अब एक न्यू फेज में पहुंच चुके हैं। न्यू फेज में इसलिए पहुंच चुके हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो पूरे वर्ल्ड की एक हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसके लिए एक रेजोल्यूशन इनिशिएट किया है। A global acknowledgement of risk associated with AI systems and urgent need to promote responsible use was at the center of the adopted resolution. क्योंकि यूनाइटेड नेशन को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ रहा है, इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिस्क हैं वो ग्लोबली उसको एक्नॉलेज किया गया है और इस रेजोल्यूशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल यूज को प्रमोट करना और साथ में
इसको प्रॉपरली तरीके से रेगुलेट करना इस रेजोल्यूशन के सेंटर में है। इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट unethical and improper use of AI systems would impede the achievement of the 2030 Sustainable Development Goal, weakening the ongoing effort across all three dimensions: social, environmental and economic। इस रेजोल्यूशन में ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनएथिकल और इम्प्रॉपर यूज किया जाता है, इसकी वजह से 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्पेशली सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस के लिए जो एफर्ट किए जा रहे हैं वो वीक हो सकते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मेनली सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंटल गोल इसमें होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वीक हो सकते हैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनएथिकल एंड इम्प्रॉपर यूज किया जाएगा। अनदर कंट्रोवर्शियल आस्पेक्ट मेंशन्ड इन द यूएन रेजोल्यूशन हैज बीन द पॉसिबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन वर्कफोर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्कफोर्स पर भी प्लॉजिबल एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। ये भी इस रेजोल्यूशन के अंदर एक कंट्रोवर्शियल आस्पेक्ट था। Thus, being the first of its kind, the resolution had shed light on the future implications of artificial intelligence system and urgent need to adopt collaborative action। रेजोल्यूशन ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो इस चीज़ पर किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और कोलैबोरेटिव एक्शन को एडॉप्ट करने की बहुत ही नीड है, क्योंकि कोलैबोरेटिव एक्शन अगर नहीं लिए जाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में वो बहुत बड़े हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियंस एआई गवर्नेंस। यूरोपियन यूनियन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या रूल बनाए गए हैं। द यूरोपियन यूनियन रिसेंटली पास द एआई एक्ट, द फोरमोस्ट लॉ एस्टेब्लिशिंग रूल एंड रेगुलेशन गवर्निंग एआई सिस्टम्स। यूरोपियन यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को गवर्न करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश किए हैं। With its risk-based approach, the Act categorizes systems into four categories: unacceptable, high, limited, and minimal risk, prescribing guidelines for each। यूरोपियन यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न करने के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉलो किया है। इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी कंटेंट होंगे उसको कैटेगराइज किया है, फोर कैटेगरीज की मेकिंग की है। अनएक्सेप्टेबल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कंटेंट अनएक्सेप्टेबल हो सकता है, हाई क्वालिटी का हो सकता है, लिमिटेड रिस्क वाला हो सकता है, मिनिमल रिस्क वाला भी हो सकता है, और हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस इशू की गई हैं। ये यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐसा किया गया है। द एड प्रेस्क्राइब एन एब्सोल्यूट बैन ऑन एप्लीकेशंस दैट रिस्क सिटीजन्स राइट, इंक्लूडिंग मैनिपुलेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस रिकॉग्निशन, मास सर्विलेंस। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो एक्ट मेकिंग किए गए हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट जो सिटीजन के राइट को रिस्क पहुंचा सकता है उसको एब्सोल्युटली बैन किया गया है। ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट करने वाले कंटेंट को फुल्ली तरीके से बैन किया गया है। इमोशन रिकॉग्निशन कंटेंट को बैन किया गया है। मास सर्विलेंस वाले कंटेंट को यहाँ पर बैन किया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ह्यूमन राइट को वायलेशन करने वाला जो कंटेंट है उसको एब्सोल्युटली बैन किया गया है। इसमें ह्यूमन बिहेवियर मैनिपुलेशन इंक्लूड है। द लैंडमार्क लेजिस्लेशन हाईलाइट टू इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो लेजिस्लेशन बनाया गया है उसके टू इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हैं। एक्नॉलेजिंग द कंप्लायंस बर्डन प्लेस्ड ऑन बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिजनेस एंटरप्राइजेस पर कंप्लायंस बर्डन डाले गए हैं। एंड नेक्स्ट, स्टार्टअप्स पर भी ये बर्डन डाले गए हैं। रेगुलेटिंग द मच डेलिब्रेटेड जनरेटिव एआई सिस्टम सच एज चैट जीपीटी। मच डेलिब्रेटेड जनरेटिव एआई सिस्टम्स को रेगुलेट किया गया है, जैसे चैट जीपीटी को यहाँ पर रेगुलेट किया गया है। दिस टू फैक्टर्स वारंट द इमीडिएट अटेंशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। ये जो टू फैक्टर हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए एक इमीडिएट अटेंशन को वारंट करते हैं, given their disruptive potential and the challenges of keeping pace with such evolving systems। और इस तरह के सिस्टम के थ्रू अगर मिसयूज किया जाता है तो उसको कहीं ना कहीं कंसर्न किया गया है। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। चाइना के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कवर करने के लिए क्या रेगुलेशन मेकिंग किए गए हैं।
approach adopted by China, which focus on promoting AI tools and innovation with safeguard against any future harm to the nation's social and economic goal. चाइना के अंदर एक ऐसा अप्रोच एडॉप्ट किया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करता है और इनोवेशन उसमें कहीं ना कहीं ऐड करने की कोशिश की गई है। ये प्रमोशन एंड इनोवेशन जो होगा वो नेशन के सोशल एंड इकोनॉमिक हार्म को ध्यान में रखा गया है। फ्यूचर में कोई सोशल एंड इकोनॉमिक लॉस नेशन को ना हो, इससे रिलेटेड सेफ गार्ड का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। इट मीन्स चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट किया और इनोवेशन के साथ कुछ सेफ गार्ड यहाँ पर ध्यान रखे गए हैं, स्पेशली नेशंस की सोशल एंड इकोनॉमिक नेशंस की सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक गोल को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। कंट्री रिलीज इन फेजेज आर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एड्रेसिंग द फॉलोइंग 3 इश्यूज। कंट्री के अंदर यानी चाइना में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 3 फेजेज में यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। नंबर 1, कंटेंट मॉडरेशन which include identification of content generated through any AI system। कंटेंट मॉडरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के द्वारा जो भी कंटेंट जनरेट किया गया है उसको आइडेंटिफाई करना इंक्लूड है। नंबर 2, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन with a specific focus on need to procure users content before assessing and processing their data। यूजर के डाटा को असेसिंग और प्रोसेसिंग करने से पहले उसकी कंसेंट इसमें नीड कर दी गई है। नंबर 3, एल्गोरिथमिक गवर्नेंस विद अ फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड एथिक्स while developing and running algorithm over any gathered database। एल्गोरिथम गवर्नेंस पर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, यूके के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न कैसे किया जाता है। यूके has adopted a principled and context-based approach in its ongoing effort to regulate AI systems। यूके ने AI सिस्टम को रेगुलेट करने के एफर्ट में प्रिंसिपल्ड एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अप्रोच एडॉप्ट किया है। अप्रोच रिक्वायर्ड मैंडेटरी कंसल्टेशंस विद रेगुलेटरी बॉडीज। AI की जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका मैंडेटरी कंसल्टेशंस मैंडेटरी किया है। इट मीन्स यूके ने जो अप्रोच फॉलो किया है AI रेगुलेटरी बॉडीज का कंसल्टेशन को इसने मैंडेटरी किया है। इट मीन्स कोई भी रूल रेगुलेशन जो मेकिंग किया जाएगा वो रेगुलेटरी बॉडी के कंसल्टेशन से ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यूके हैज रिसोर्टेड टू अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड मोर सॉफ्ट लॉ अप्रोच रेदर देन ऑप्टिंग टू रेगुलेट AI सिस्टम्स थ्रू स्ट्रिंजेंट लीगल रूल। यूके ने AI सिस्टम का स्ट्रिंजेंट लीगल रूल की जगह एक सॉफ्ट लॉ अप्रोच फॉलो किया। इट मीन्स वहाँ पर बहुत स्ट्रिंजेंट रूल नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए, और वहाँ पर डिसेंट्रलाइज जो अप्रोच होता है उसको फॉलो किया गया है। दिस इज इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू द यूरोपियन यूनियन अप्रोच। यूरोपियन यूनियन का जो अप्रोच था वो स्ट्रिंजेंट लीगल रूल को मोटिवेट करता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर सॉफ्ट लॉ अप्रोच फॉलो किया गया है। Steps taken by India to curtail misinformation spread by AI models। इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन या रूल नहीं है, बट कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए। इट मीन्स मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड होने से कंट्रोल करने के लिए इंडिया के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। Government of India has added digital platform to provide technical and business process solutions to prevent and weed out misinformation that can harm society and democracy। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर जितने भी कंपनीज हैं उनसे कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए कहा है ताकि सोसाइटी और डेमोक्रेसी को हार्म करने वाली जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, वीड आउट किया जा सके। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY, a legal framework against deepfakes and disinformation will be finally after some month। ये इलेक्शन से पहले का यहाँ पर कुछ कंटेंट लिया गया है, यहाँ पर इलेक्शन है, बट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट लीगल फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया है। MEITY had issued an advisory to companies such as Google and OpenAI
that their services should not generate responses that are illegal under Indian law or threaten the integrity of electoral process. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने कुछ कंपनीज को एडवाइजरी रिलीज़ किया, स्पेशली गूगल और ओपन एआई के लिए एडवाइजरी यहाँ पर रिलीज़ किया। और इनके लिए एडवाइजरी में कहा गया है कि कोई भी इस तरह का रिस्पॉन्स ये जनरेट ना करें अपने प्लेटफॉर्म से जो कि इंडियन लॉ के अंदर इलीगल है और कंट्री की इंटीग्रिटी को थ्रेट कर सकता है। इस तरह के कोई भी रिस्पॉन्स ये अपने प्लेटफॉर्म से जनरेट ना करें, क्योंकि गूगल और ओपन एआई के थ्रू जो भी हम क्वेश्चन पुट करते हैं उसका आंसर मिल जाता है, वो आंसर जनरेट करता है। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म कोई भी इस तरह का कंटेंट या कोई भी इस तरह का रिस्पॉन्स रेज ना करें जो इंडियन लॉ में इलीगल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज वर्ल्ड बैंक हाइक्स इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 7% फॉर 24-25। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को 7% फोरकास्ट किया है। व्हाट इज इशू? द वर्ल्ड बैंक हैज फोरकास्ट अ ग्रोथ ऑफ 7% फॉर द इंडियन इकोनॉमी फॉर द करंट फिस्कल ईयर, upping its earlier estimate of 6.6%। करंट फिक्सर ईयर के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 7% फोरकास्ट किया है, जबकि इससे पहले इसका जो एस्टिमेट था वो 6.6% था। द बैंक सेज इंडियाज ग्रोथ कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट अ चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं इस टाइम, उसके बावजूद भी इंडिया का जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांगली तरीके से ग्रोथ कर रहा है। की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के क्या क्या की पॉइंट है? इन इट्स रिपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, रिलीज्ड बाय न्यू दिल्ली ऑन September 3, 2024, द वर्ल्ड बैंक सेड इंडियाज ग्रोथ कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट अ चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई है और कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑफिशियली रिलीज किया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्ट्रांगली तरीके से कंटिन्यू राइज हो रही है, जबकि पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल एनवायरनमेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ग्रोथ प्रोजेक्टेड इन इट्स लाइन विद दोज ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रोजेक्शन से और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्शन से मैच कर रहा है। इट मीन्स IMF और ADB ने भी इंडियन ग्रोथ रेट 7% ही एस्टिमेट किया है। Both the institutions have raised their forecast to 7% for the financial year ending March 25। मार्च 25 में जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है फोरकास्ट किया 7%। The Indian Development Update observed that India remained the fastest growing major economy and grew at a rapid clip of 8.2% in financial year 23-24। इंडियन डेवलपमेंट अपडेट ये ऑब्जर्व करता है कि इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। 23-24 में इंडिया के अंदर 8.2% की स्पीड से रैपिड ग्रोथ हुआ था। Growth has boosted by public infrastructure investment and an upswing in household investment in real estate। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ शो हो रहा है इसका जो मेन वजह है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अंदर बूस्ट होना है और साथ में रियल एस्टेट में हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट काफ़ी अपस्विंग हुआ है। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है। Reflecting these trends, urban unemployment has improved gradually since the pandemic, especially for female workers, it said। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया पैंडेमिक के बाद, स्पेशली फीमेल वर्कर्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो डिक्रीज हुआ है। फीमेल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट फेल टू 8% इन अर्ली फाइनेंशियल ईयर 24-25। द अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिमेंड एलिवेटेड एट 17%। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो वुमेन का अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन में इंक्रीज हुआ है। 8.5% अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर डाउन हुआ है, जबकि अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो वो अभी भी 17% है। इंडिया रोबस्ट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अलॉन्ग विद डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन रेट विल हेल्प टू रिड्यूस एक्सट्रीम पॉवर्टी। इंडिया में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए रोबस्ट ग्रोथ होना चाहिए। इट मीन्स जो रोबस्ट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट किए गए हैं इंडिया के अंदर,
और इन्फ्लेशन रेट डिक्लाइन हो रहा है, इससे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट द क्रिटिकल रोल ऑफ ट्रेड फॉर बूस्टिंग ग्रोथ। द ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप हैज विटनेस्ड इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म इन रिसेंट ईयर्स। इंडिया के अंदर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ट्रेड का भी एक क्रिटिकल रोल रहा है। पोस्ट पैंडेमिक रिकॉन्फिगरेशन ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन ट्रिगर्ड बाय द पैंडेमिक हैज क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। पैंडेमिक की वजह से जो ग्लोबल वैल्यू चेन डिसरप्ट हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं रिकवर हो रहा है। इसकी जो प्रॉफिट है इंडिया को मिला, इंडिया के अंदर इसने अपॉर्चुनिटीज रेज की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।